लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ आज भी लोग गेहूँ भिगोते हैं, धोते हैं, उसको पिसाते हैं, वो आटा खाते हैं। एक प्रोसेस है वहाँ भी। वहाँ भी प्रोसेस। अगर मेरे घर में 20 लोग आने वाले हैं 15 दिनों के बाद, तो तैयारी आज से शुरू करनी तैयारी आज पड़ती से है। शुरू करनी पड़ती है। LML वेस्पा। वेस्पा, एक गिने चुने नाम हुआ करते थे। हाँ वो स्कूटर को सारे लोग पहचानते थे। मतलब अगर मुझे कहीं पे अगर जाना भी हो तो अगर मैं स्कूटर लेके चला गया हूँ तो पता लग जाता कि हाँ झाजी का लड़का आया हुआ है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना नाम, बैकग्राउंड, जी जी। कहाँ से आते हैं? मेरा नाम है राकेश कुमार झा। बेसिकली मैं आता हूँ बिहार से। तो बिहार में आपने सहरसा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। हाँ जी। तो मेरा नेटिव प्लेस वहीं पे है। वहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे वगैरह, लेकिन पापा मेरे जॉब करते थे झारखंड में। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें एज अ मैनेजर थे वो। अब रिटायर हो चुके हैं, 2017 में रिटायर हो गए वो। और मेरी सारी स्कूलिंग पढ़ाई वगैरह वो सारी उधर ही हुई। और फिर मैं अपनी +2 और ग्रेजुएशन करने के लिए इधर आ गया, तब से इधर ही हूँ नोएडा में। लाइक इन 2007 से मैं इधर ही हूँ। तो लाइफ इन बिहार एंड झारखंड एंड देन इन मेट्रो सिटी लाइक NCR, कितना डिफरेंस है? यहाँ पे रहते हुए लगभग मुझे 20 ईयर्स, अप्रॉक्स 20 ईयर्स हो गए। बट मैं अभी भी बोलूँगा कि लाइफ जो है वो अभी भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है छोटे और बड़े शहरों में। छोटे और बड़े शहरों में। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब आप किसी भी एस्पेक्ट में पकड़ लो उसे, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो या एडुकेशन हो, हेल्थ वाइज हो, आपका इन्वायरमेंट हो, फूड हो, वाटर हो, एवरीथिंग। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा वहाँ पे। और दूसरा है कि बिहार में एक वो अपनापन होता है, जैसे है ना कि हाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, अपनी मामा चाचा ताऊ ये सब मिल जाते हैं, चलते हुए आराम सलाम होती रहती है। यहाँ पे लोगों को उतना टाइम नहीं है एक दूसरे से गॉसिप करने का। आप जिन एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो, हाँ हाँ एजुकेशन हो, फूड हो, एक्सेसिबिलिटी हो, हाँ हाँ। तो बड़े शहरों में कंपैरेटिवली बेटर नहीं है छोटे शहरों से? आप बोल रहे हो कि छोटे शहरों में बेटर है ये? बड़े शहरों में बेटर है, हाँ हाँ। छोटे शहरों में अभी भी वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप बोलोगे प्योरिटी वाली बात, ओके। तो प्योरिटी आपको वहाँ मिलेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बेटर है या यहाँ बेटर? क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ बेटर है, अच्छा। लेकिन प्योरिटी नहीं है। आपको एवरीथिंग ऑन योर टिप्स, आप कुछ भी ऑर्डर कर लो घर दे के जाएगा। एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन आप बोलोगे कि आपको एक, अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको आटा ही खाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 पैकेट मिल जाएंगे, आशीर्वाद के मिल जाएगा, फलाना का मिल जाएगा, ढिमकाना का मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ आज भी लोग गेहूँ भिगोते हैं, धोते हैं, उसको पिसाते हैं, वो आटा खाते हैं। एक प्रोसेस है वहाँ भी। वहाँ भी process। अगर मेरे घर में 20 लोग आने वाले हैं 15 दिनों के बाद, तो तैयारी आज से शुरू करनी तैयारी आज पड़ती से है। शुरू करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे आपको अगर 15-20 लोग आने हो तो आपको इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको फ़ोन कर दो, वो आपकी सारी अरेंजमेंट करके जाएंगे, हाँ जी, वो भी आपके घर पे पहुँचा के जा घर रहे पे हैं। पहुँचा के जाएंगे। तो वो चीज़ है। तो ये एक्सेसिबिलिटी को आप एज अ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी या फिर बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी देखते हैं कि ये किसी अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, सो जो शायद ह्यूमैनिटी के लिए बेटर ना हो फ्यूचर में? नहीं नहीं नहीं, एक्सेसिबिलिटी देखो, अगर जनरल लैंग्वेज में बोलूँ ना, यहाँ के लोगों के पास टाइम नहीं है, हाँ। है नहीं। वहाँ यहाँ पे लोग चाहते हैं क्विक, भाई ऑर्डर करो आधे घंटे में घर, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करो आधे घंटे में आ जाएगा। वहाँ पे लोगों के पास टाइम है, तो वो चीज़ें प्रोसेस में करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी मैंने देखा भी रिसेंटली, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा था मैं अपने गांव में डोमिनोज़ को, अच्छा। इस बार मैंने देखा वहाँ डोमिनोज़ खुला हुआ है। मैंने बोला यार लोग यहाँ भी डोमिनोज़ खाने लगे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि कल्चर जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। मतलब जो लोग यहाँ से अब रिटायर करके गाँव जा रहे हैं,
दे वांट क्विक थिंग्स, बट जो वहाँ पे पहले के वाले लोग हैं वो आज भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। अच्छा। एक्सेसिबिलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नज़रिए की। अच्छा। जो पुराने लोगों का नज़रिया है वो आज भी प्रोसेस में फॉलो करने का है, लेकिन जो लोग अभी रिसेंटली रिटायर करके गए हैं वहाँ पे अपने नेटिव प्लेस पे, वो उनको चाहिए क्विक थिंग्स, उनको आदत, उन्होंने मेजर लाइफ अपनी इधर ही ऐसे देखिए। बिताई है। हाँ, मतलब ऑन द टिप्स चाहिए उन्हें। तो ये चीज़ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे वहाँ पे। ओके। बचपन कैसा था आपका? मेरा बचपन माइंड ब्लोइंग था, मैं बता रहा हूँ। मैं झारखंड में मेरा जो लाइफ रहा है, मेरा बचपन में। कब तक थे झारखंड में आप? झारखंड में मैं समझो कि मैं +2 मतलब पैदा ही वहीं हुआ हूँ झारखंड में ही। मतलब अनडिवाइडेड बिहार में उस टाइम पे? अनडिवाइडेड बिहार में, जब हाँ जब डिवाइड भी हो गया था तभी मैं वहीं पे था। 2001 में ये दोनों अलग हुए शायद। 2001 या 2002 में तो अलग हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे भी मतलब उधर ही था। मतलब झारखंड वाली लाइफ आई कैन से द गोल्डन लाइफ फॉर मी। सब कुछ था वहाँ पे, सारे लोग जानते थे। एक्चुअली पापा जॉब करते थे तो एक अच्छे पोस्ट पे थे, तो लोगों के बीच में एक रेपुटेशन था, एक बड़ा अच्छा लाइफ था वहाँ पे। और सबसे मज़ेदार वाली बात थी कि मेरे पापा का एक स्कूटर है, पुराना सा तो अब पुराना हो गया है, उस समय तो नया ही था मेरे कौन सा है? लिए। बजाज चेतक? LML वेस्पा। वेस्पा। एक गिने चुने नाम हुआ हाँ करते थे। वो स्कूटर को सारे लोग पहचानते थे। मतलब अगर मुझे कहीं पे अगर जाना भी हो तो अगर मैं स्कूटर लेके चला गया हूँ तो पता लग जाता कि हाँ झाजी का लड़का आया हुआ है। अच्छा। इस टाइप का रेपुटेशन था पापा का वहाँ पे, तो लोग अच्छे जानते थे, पहचानते थे उस टाइप से। मतलब क्या बताऊँ, मतलब इट वाज अ गोल्डन टाइम बेसिकली। कोई एस्पिरेशन एज अ चाइल्डहुड था कि मुझे किस डायरेक्शन में फ्यूचर में जाना है? कल्चर वैसा था, माहौल वैसा था, फैमिली या एकेडमिक वे में, या फिर नॉर्मल बच्चों की तरह फ्लो के साथ बहते गए? मेरा वही था, नॉर्मल बच्चों के साथ ही गया हूँ मैं, मतलब फ्लो में ही गया हूँ। मेरा ऐसा कुछ एस्पिरेशन नहीं था। हाँ, क्रिकेट खेला था तो क्रिकेटर बनना था, थोड़ा पढ़ाई में मन लगा तो बोला चलो कुछ और बन जाते हैं, इस टाइप लाइक से। एवरी अदर किड, एवरी अदर किड, जो चीज़ जिस मोमेंट में अच्छा लगा यही बनना है, यही बनना हीरो है, बनना है, क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है। वेरी उस गुड। समय एक बार मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ क्या हुआ। एक फिल्म आई थी उसमें, विजेता, आपको याद Okay. होगा, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, आई थिंक कलर फिल्म थी। उसमें इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया गया था, पूरी कहानी इंडियन एयरफोर्स पे थी। उस फिल्म ने मुझे इतना इंस्पायर किया, मैं बोला कि मैं भी एनडीए का फॉर्म भरूँगा। मैं फॉर्म लेके आया ढूंढ के, फॉर्म फिल किया, पापा के पास गया, मतलब इसको साइन कीजिए। तो पापा बोले मेरा एक ही लड़का है, उसको मैं आर्मी में भेज दूँ। उन्होंने फॉर्म फाड़ के फेंक दिया, बोला नहीं कोई जरूरत नहीं इंडिया में जाने का, पढ़ाई करो चुपचाप अपना। तो इस टाइप से था मेरा, मतलब जो चीज़ देख लो वही बनना है, ऐसा कुछ था नहीं इंस्पिरेशन उस समय। ओके। तो 12th के बाद पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई या आप आए पहले? नहीं, 12th के बाद सिर्फ वहीं आया। तो एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ पे पढ़ाई का इतना स्कोप नहीं था 12th के बाद, तो ना तो कुछ अच्छे कॉलेजेस वगैरह थे, और 12th में मेरे कोई खास मार्क्स भी नहीं आए थे, मैं फ्रेंकली बताऊँ। तो किस स्कूल में थे आप? मेरा प्राइमरी हुआ था मेरा केंद्रीय विद्यालय में, उसके बाद जो हायर सेकेंडरी होता है वो हुआ था डीएवी में। ओके। दोनों बोकारो में? हाँ, दोनों बोकारो में। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ था नहीं बेसिकली, पढ़ाई का फर्दर स्कोप कुछ नहीं था। जो भी थे वो सरकारी कॉलेज वगैरह थे, तो पापा चाहते नहीं थे कि भाई तुम इसमें जाओगे फिर करोगे क्या। एक दो बड़े नाम हैं मेरे ख्याल से वहाँ पर, जैसे मैनेजमेंट के लिए एक्सएलआरआई जमशेदपुर है। हाँ मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के लिए बीआईटी सिंदरी है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें परसेंटेज भी तो चाहिए। हाँ, प्लस एंट्रेंस भी एंट्रेंस भी चाहिए, कैट लेवल के लेते हैं वो। कैट लेवल के लेते हैं, तो वो दोनों में फिसड्डी था मैं। तो उसमें तो पापा समझ गए थे इसको रख के यहाँ फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन इधर करा दिया BCA में। दिल्ली? हाँ, फरीदाबाद में। अच्छा। तो लगभग BCA और आपने डोएक का नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्सेज। तो उससे B लेवल, तो ये दोनों पैरेलल चलते थे, डोएक B लेवल एंड BCA। तो दोनों 4 साल का कोर्स था मिला के, तो 4 साल फरीदाबाद में रहा मैं। तो कॉर्पोरेट लाइफ चल रही है पिछले 17-18 सालों से। बिल्कुल। रूटीन डिसिप्लिन वाला काम है, सुबह
जाना, शाम में आना। हम्म, तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से मुस्कान ले आए चेहरे पे, या फिर खुशी दे आपको? क्योंकि डिसिप्लिन तो है, 18 सालों से कर रहे हो हाँ ये काम, रूटीन वर्क। हाँ हाँ। इस बीच में क्या ऐसा है जो एक्चुअली आपको हैप्पीनेस दे? देखिए, दो मेरे लाइफ में दो पर्सन का अगर बोले तो बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। एक तो शादी से पहले मेरे फ्रेंड्स, और शादी के बाद मेरी वाइफ। तो ये जो दो लोग हैं, जैसे जब जॉब शुरू करा था तो मेरे थे कुछ 5-7 फ्रेंड, तो उसमें से एक दो ये थे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिनके साथ में मेरा उठना बैठना खाना पीना होता था। फिर वही थे, मतलब ऑफिस जाना है, वापस आना है रूम पे, फ्रेंड के साथ गप्पे मारने हैं, खाना पीना करना है, और ये रूटीन चलता था। शादी होने के बाद फिर वो वाइफ हैं, जो एक मोटिवेटेड फैक्टर है ऑफिस से घर आने का। ये तो कहाँ मन लगता है कॉर्पोरेट लाइफ, घर में आने के बाद कोई मन नहीं लगता है। जैसे अगर कभी वाइफ मायके चली जाए तो मैं सारा दिन ऑफिस में ही रहता हूँ, लेट नाइट आता हूँ, क्या करूँ घर जाके? कोई पर्पस, रीज़न नहीं होता घर रीज़न आने नहीं का। होता घर आने का। अब भगवान के पास 2 बच्चे भी हैं, तो पीसफुल लाइफ चल रही है। तो 4 लोगों की फैमिली चल रही है यहाँ 4 पे। लोग। पेरेंट्स हैं यहाँ पे? पेरेंट्स नेटिव प्लेस पे हैं। अच्छा। तो क्या फ्रीक्वेंसी होती है आपकी उनको विज़िट करना या उनको आपको विज़िट करना? देखिए, पहले तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। जैसे जब बच्चे छोटे थे तो उनको लेके मैं साल में 2-3 बार चला जाता था। लेकिन जैसे अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, तो अब गर्मी छुट्टी आती है तभी जाना होता है, क्योंकि फिर वो एक लंबा वेकेशन मिलता है गर्मी छुट्टी में, लगभग 1.5 महीने का। तो उसी में जाना होता है, मतलब साल में अब एक बार ही जा पाता हूँ मैं। कोई ऐसा बचपन से अभी तक कोई ऐसा पेनफुल, कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में हुआ है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट, जिसने आपका पर्सपेक्टिव, नज़रिया या पूरी लाइफ ही चेंज कर दी हो? ज़रूरी नहीं है कि हो ऐसा, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तब भी, जब मैं कॉलेज में था तब भी, जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आया तब भी, बहुत सारे थे। लेकिन कभी भी मैंने उसको अपने पर हावी नहीं होने दिया। जैसे होता है ना कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, चली गई, छोड़ गया, आप पड़े हुए हैं कहीं पे, वो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शनल हूँ, आसमान से उतरूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। एक टेम्पररी ड्रिफ्ट तो होता होगा। टेम्प्रेरी ड्रिफ्ट है, लेकिन मैं उससे बाहर निकल आता हूँ। अच्छा। ये मेरे अंदर, मैं बताऊँ कि खास बात है या पता नहीं, जो भी है। अपना ही मैकेनिज्म आपने निकाल लिया है हाँ कोप अप करने का। हाँ, मैं उसमें ज़्यादा फंसा नहीं रहता, मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं फंसा रहता। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, एनीथिंग। जहाँ से थोड़ा अनकंफर्टेबल सा मुझे होने लगता है, वहाँ से मैं स्लिप हो जाता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि अगर गलत ट्रेन में हूँ तो जितनी जल्दी हो उतर जाओ? उतर जाओ, बिल्कुल। अच्छा पर्सपेक्टिव है। कि नहीं है कि अब ट्रेन में बैठे हुए हैं, गलत ट्रेन में चले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कह रहे मैं फंस गया, अरे उतर जाओ। जितनी जल्दी उतरोगे वापसी का टाइम उतना कम वापसी का होगा। टाइम उतना कम मिलेगा, एग्जैक्टली। मैंने अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल बना के रखा हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, शौक़ मैंने सारे पूरे करे हैं अपने, ऐसे नहीं है कि कोई शौक़ मेरी बाकी है, शौक़ सारे पूरे करें। और लाइफ में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, एज सिंपल एज दैट। क्या क्या शौक हैं आपके? मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। पोजीशन, ओनिंग स्टफ। ये मुझे क्या क्या थे। तो मुझे गैजेट्स का बहुत शौक़ था, मैंने बहुत सारे गैजेट्स रखे थे अपने पास, मोबाइल रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, स्मार्ट वॉच, और भी बहुत सारे XYZ, तो नाम भी याद नहीं है। उन सबको मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इन चीज़ों में फंस रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, जहाँ मैं फंसता हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ मैं फंस रहा हूँ वहाँ से मैं स्लिप होने की सोचता हूँ। ये रियलाइजेशन कैसे आता है? आपको खुद ही आ जाता है कि मैं फंस रहा हूँ? हाँ, अब ये कोई मुझे बताता नहीं है, लेकिन खुद ही मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं यहाँ पे फंसने लगा हूँ। एक बहुत अच्छी
हैबिट के साथ एक बहुत ही अच्छा सेंस है आपके पास, क्योंकि लोग गलतियां करते हैं, फंसते जाते हैं, या तो कोई बाहरी बंदा उसको टोकेगा और उस पे वो निर्भर करता है, उसकी बात वो सुनता है, समझता है या नहीं। हाँ हाँ आपके साथ है कि आप खुद रियलाइज़ करते हो कि दिस इज़ टू मच नाउ, टाइम टू स्टॉप। टाइम टू स्टॉप। तो ये चीज़ आपको लाइफ में कंट्रोल रखती है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अभी मेरे साथ हुआ, मे बी और भी लोगों के साथ हुआ होगा। मेरा एक फ्रेंड था अभी भी है, अच्छा फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो इंसिडेंट के बाद मैंने उससे दोस्ती कट कर दी, अभी भी अच्छा फ्रेंड है मेरा, बात होती है मेरे से। वो मुझे एक सेमिनार में ले गया। दैट सेमिनार इज़ बेसिकली ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था, उसने ना तो मुझे ब्रीफ करा कि ये सेमिनार किसके बारे में है, ना कोई उसके बारे में मुझे पता था कि ये किस चीज़ के बारे में। वैसे मैं रैंडमली तो अच्छा तू जा रहा है, चल मुझे भी ले चल, इस टाइप से हुआ। तो मैं गया, सेमिनार अटेंड कर, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो पर्सन जो स्टेज पे बोल रहे थे, मोटिवेटिंग होते हैं। उन्होंने तो ऐसा खून गर्म कर दिया मेरा कि बोला बार ये है जो अभी है BMW आ जाएगी। ये जो है वो ही, मतलब इतना वो हो गया। बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट सेमिनार कब होगा। मेरे अंदर आना शुरू हुआ कि भाई नेक्स्ट सेमिनार में भी जाऊंगा मैं। तो वो बोला चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं उनके प्रोसेस में थोड़ा घुसने लगा। तो जब प्रोसेस में जब मैं घुसा तो मुझे लगा यार ये तो मुंह पे झूठ बोल रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, और लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है ये। तो मैं सटक लिया वहाँ से धीरे से। तो ये जब डीप एनालिसिस किए तब आपको लगा कि ये जो बोल रहा है एंड प्रैक्टिकलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, हाँ राइट। हाँ तो ये सेल्फ रियलाइजेशन अगेन था बेस्ड ऑन सम एनालिसिस, और Right. आपने तो उस दोस्त ने ये नहीं बोला कि क्यों जा रहा है, हाँ रहे यहाँ पे। नहीं, मैंने बोला कि नहीं यार बस ये मेरे बस की नहीं है, मैंने छोड़ दिया उसे। इफ़ आई मे आस्क, और आप आंसर देना चाहो, आखिरी बार कब रोए थे और क्यों? हाँ, आखिरी बार मैं कब रोया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कब रोया था। विच इज़ अ गुड हाँ थिंग। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ तो होता है। जैसे अ, अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड एज हो गए, बूढ़े हो गए बेचारे, और मैं उनको वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट्स है। राइट राइट राइट। तो कभी कभी उनकी तकलीफ़ें देख के मुझे तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी मैं रोता नहीं हूँ। बट ओके ठीक है, मैं सोचता हूँ कि और उनकी तकलीफ़ें कैसे आसान हो, ऐसा मैं क्या कर दूँ घर में जिससे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। वहाँ पे पड़ी भयानक गर्मी। अब मैं गया, देखा पापा परेशान गर्मी से, तो मैंने भाई एसी लगवा दी वहाँ पे। ऐसे करके थोड़े बहुत, जैसे फ्रिज नहीं था, फ्रिज लगवा दिया। पानी का गड़बड़ है थोड़ा सा वहाँ पे, आज भी लोग हैंडपम्प यूज़ करते हैं, तो मम्मी को परेशानी होती है हैंडपम्प चलाने में, तो वहाँ पे मोटर फिट करवा दिया। इस टाइप से जो सुविधाएं मैं यहाँ से उनको मुहैया करा सकता हूँ। फिज़िकली तो नहीं रह सकता क्योंकि मेरी यहाँ पे ये कमिटमेंट बहुत बड़ी दुविधा मजबूरी है हमारे जनरेशन की। इंटेंट हमारा बुरा नहीं है, हम हमेशा चाहते हैं पेरेंट्स एक कंफर्टेबल लाइफ, हैप्पी लाइफ जिएं। वो ऑफ रूट नहीं होना चाहते हैं अपने जगह से, बिल्कुल स्पेशली टुवर्ड्स दिस फेज ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल। हमारे पास समय की कमी है, मे बी फंड्स की कमी नहीं है, हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते। और ये मजबूरी, आपको क्या लगता है ये मजबूरी है या चॉइस है? व्हाट आई मीन टू से, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफ्रेज करूं। हमसे पहले की जनरेशन जो थी, मोस्टली दे स्टेड विद देयर पेरेंट्स। हमारे पापा मम्मी हमारे दादा दादी के साथ बिल्कुल रहे, बिल्कुल। वो अपने उनके साथ रहे। हम चाहकर भी, बिकॉज या तो हम या हमारे वाइफ बाहर जॉब कर रहे हैं, हम बाहर रहते हैं, तो ये पलायन जो माइग्रेशन है छोटे शहरों से बड़े शहरों का, हाँ हाँ, ये मजबूरी है या चॉइस है आज के डेट में? ये चॉइस है, ये मजबूरी नहीं है। क्या मैं घर नहीं जा सकता? अभी जा सकता हूँ, जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, फ़्लाइट पकड़ो पहुँच जाओ 1 घंटे में, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? तो जो लोग कहते हैं कि यार बहुत दूर है नहीं जा सकते, नहीं जा वो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। एग्जैक्टली, एक्सक्यूज़ ही बना रहे। ये मजबूरी है, सॉरी ये चॉइस है, मजबूरी नहीं है। आपने या तो यहाँ रख के इतना पैसा कमा लिया कि आपके लिए वो फ्लाइट का कॉस्ट उतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर फैमिली रियली मैटर्स टू यू,
तो ये चॉइस है आपका, जाना या ना बिल्कुल, जाना। बिल्कुल ये चॉइस ही है। अगर आज के डेट में कुछ भी इमरजेंसी हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग अदर वर्ड्स, आई एम जस्ट सेइंग इमरजेंसी, एनीथिंग, इन जनरल या आप पहुंचोगे ना 2 घंटे में। एब्सोल्युटली। तो जब आप उस समय पहुंच सकते हो 2 घंटे में, तो अभी क्यों नहीं पहुंच सकते? ये बहुत बिटवीन द लाइंस अगर मैं पढ़ूँ इसको, तो सब कुछ सही मिल रहा है, हैप्पी मोमेंट्स है, सब कुछ नॉर्मल है, हाँ, तब आप बहाने बनाते हो कि अभी नहीं जाना, कोई ओकेजन नहीं कोई है। ओकेजन नहीं है। वही एक डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए तो हाँ, सारे प्रायोरिटीज आपके काम के पीछे रह जाते हैं, आप पहुंच जाते आप हो। पहुंच जाते हो। तो और वैसे टाइम में पहुंचे से बेटर है ना कि आप अच्छे टाइम को एंजॉय अच्छे करो, टाइम को एंजॉय करो, पहुंच जाओ होली एजेंडा दिवाली लेस में। विजिट। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग होली दिवाली यहीं मनाते हैं, मैंने देखा फ्लैट में मनाते हैं। भाई क्यों, आप जाओ पेरेंट के घर। एक तो मुझे थोड़ा सा ना, नो ऑफेंस मेंट टू एनी पीपल जो शहर में रहते हैं, वो वार्मथ फेस्टिवल वाली नहीं आती यहाँ पे, हाँ, वो एक फ्लैट तक लिमिट रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो झारखंड में रहे हो, आपको याद पता होगा दशहरा कैसे मनाई जाती है। 5-6 दिनों की, और 5-6 दिनों की। सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी पूरा रांची भ्रमण हो रहा है। बोकारो, बिकॉज थोड़ा सा वो बॉर्डर से है कोलकाता वेस्ट बंगाल के ना, बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। सा वो कल्चर भी है। तो वहाँ का दशहरा दुर्गा पूजा वहाँ का इज अ वाइब्स, फेस्टिवल। वहाँ का वाइब्स क्या है, और एक स्मेल जो आती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा भी, जो स्मेल आती है अगरबत्ती नॉस्टैल्जिक हो गया कपूर मैं, की। अभी भी आई कैन हाँ, ट्रैवल बैक इन टाइम। वो यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि यार दशहरा बीत गया है, दिवाली बीत एक दिन की छुट्टी मिलती है दशमी के दिन, दशहरा के दिन यहाँ पर, हाँ। विच इज एक्चुअली द एंड ऑफ द फेस्टिवल देयर। वो 3 दिन पहले वहाँ 4 दिन पहले शुरू हो जाता है। हाँ, एंड यू विजिट ऑल द पंडाल, सारे जा रहे हो आप। अब छुट्टी की बात बोल रहे हो, अब मैं बता रहा हूँ, साल में कंपनी कितनी छुट्टियाँ देती हैं? 15, 18, 20। 20। आपको एक कंपनी हॉलीडे मिलता है, आप 3 दिन की छुट्टी लेके घर चले जाओ, जा सकते हो कि नहीं? एब्सोल्युटली। तो ये तो कोई मजबूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन जाना है, आप साल में 4 छुट्टियाँ लेके घर चले जाओ। एक कंपनी से की जो दी हुई है 3 वो ले लो, एक जो आपको मिल रही है वो ले लो। सही बात है। तो ये चॉइस ही हुआ ना। लोग भाई चॉइस नहीं जाते हैं, मेन बात है कि लोगों को क्या, कौन जाए, ये कौन करे क्या। एक्सेप्टेंस शायद नहीं है, लोग एक मजबूरी, एक सेल्फ विक्टिमाइज करते हैं अपने आप को ना, एग्जैक्टली। कि एम्पैथी चाहिए मुझे, सिंपैथी चाहिए मुझे, कि मैं चाह के भी नहीं जा पा रहा चाह हूँ। के आप भी चाह नहीं रहे हो, चाह नहीं रहे। चाहोगे तो जा सकते हो। चाहोगे तो जा सकते हो, वही बात है। कोई चीज़ अगर चाही जाए तो मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? करंट समाज सोसाइटी की कोई एक चीज़, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहोगे? मैं बताऊं, मैं कुछ नहीं बदलना चाहता, जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है, इसमें बदलने लायक कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर बदलनी है तो वो अपने में है, खुद में बदलाव चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहले सेल्फ जरूरी है। रियलाइजेशन चाहिए। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तो आप समाज को नहीं बदल सकते, सोसाइटी को नहीं बदल सकते, देश को नहीं बदल सकते, सिंपल सी बात है। तो माइक्रो लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, एंगल क्या है, ओपिनियन क्या है? हाउ डू यू सी इंडियन पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म्ड सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, एंड अभी विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग? देखिए, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, मैं उसे न्यूज़ में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी आइडिया है। आज के कंडीशन में जो इन्वायरमेंट है, अदर इन इंडिया और इन ग्लोबल, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। पहले जो था मनमोहन सिंह के टाइम पे, या फिर आप पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पे ये अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन काम नहीं आती। ओके। लेकिन इस टाइम पे, एज अ पर्टिकुलर टाइम जो हम अभी चल रहे हैं, इसमें यही गवर्नमेंट चाहिए। अच्छा, तो अगर बाकी देश दुनिया से हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, डू यू थिंक द पॉलिसीज गवर्नमेंट के जो हैं, या जैसे इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, या एज अ कंट्री हम चल रहे हैं, इट इज़ प्रोग्रेसिंग एंड वी आर गोइंग टू बी क्लोज इनफ टू बड़े इकोनॉमीज लाइक चाइना, यूएसए, रशिया, या पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें शायद पीछे कर देती है?
पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है, समझे। देखिए बाकी आप पॉपुलेशन को ऐसे समझिए कि आप दो लाइन पकड़िए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर आप नीचे वाली लाइन को बड़ी करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली लाइन को मिटा नहीं सकते, आप अपनी लाइन बड़ी करेंगे। तो वही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी लाइन है और सब जगह छोटी लाइन है। अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पे लोग कम हैं तो पर कैपिटा ज़्यादा है, हमारे लोग ज़्यादा हैं तो पर कैपिटा कम है। लेकिन पॉपुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन नहीं होगा आपके पास कंजम्पशन का मार्केट नहीं होगा, कहाँ कमाओगे आप। सही बात है। तो ये एक मैन पावर है, हाँ, स्ट्रेंथ है, एक मार्केट है। एक मार्केट है। आप पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम मत देखो, आप पॉपुलेशन को एज अ मार्केट देखो, तो आपको लगेगा कि यस वी आर इन अ गुड शेप। शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन, आज की जनरेशन जो हमारे बाद की जनरेशन है, जेन ज़ी सो कॉल्ड, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? हाउ डू यू, एंड ऑल्सो लेट मी ऐड कि इसमें जो अब AI इज़ टेकिंग ओवर सो मेनी थिंग्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जेन ज़ी AI ये लाइफ आज से 15-20 साल बाद कैसे होने वाली है? जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसी लाइफ हमारी चल रही है, क्या ये 15-20 साल बाद ऐसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या अलग होगा? AI आप समझ लो अभी 2-2.5 साल का है बच्चा, ये जब बड़ा होगा देन इट विल। अब जैसे क्या होता है कि जब हम बच्चे थे तो मेरे पेरेंट्स टेक केयर करते थे हमारी, अब हम बड़े हो गए तो हम अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हैं। एग्जैक्टली वही होने वाला है AI के साथ। अब जब AI बड़ा होगा, जब ये एक मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा 10-15 साल 20 साल बाद, तो ये आपके हर एस्पेक्ट को टेक ओवर कर चुका तो अभी हम एज अ पेरेंट्स AI का टेक केयर कर रहे हैं, एज अ बेबी AI। एज ए बेबी AI ग्रेट। उस समय वो आपका टेक केयर करेगा हर एस्पेक्ट पे। मतलब आप ये समझ लो आपको कब उठना है, कब खाना है, कब चलना है, कब पानी पीना है, इवन आपको कब सांस लेना है, ये भी AI बताएगा। और ये 2.5 साल का बच्चा भी काफ़ी शोर मचा रहा है, नहीं? पता है बच्चे तो शोर मचाते हैं। क्योंकि आप कुछ एस्पेक्ट्स बताइए जहां आपको लगता है कि लोगों को काम करने की ज़रूरत है अपने स्किल सेट पे, else AI is certainly going to replace them. देखिए आपको AI से भागना नहीं है, AI विल नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनीथिंग, ये आपको असिस्ट करेगा, है ना। अनटिल अनलेस आप इस धरती पे हो इट विल असिस्ट यू। अभी क्या है, वही फिर मैं पेरेंट्स से आपको बात बताता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, यू कैन ओनली असिस्ट। राइट। सिमिलरली AI आपको असिस्ट करेगा, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, वो कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस बहुत नहीं कर अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया, पर्सपेक्टिव दिया, कैन ओनली असिस्ट यू। सकता। हाँ, तो मेरे ख्याल से लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि AI इज़ जस्ट एन असिस्टेंस, नॉट योर मास्टर। नॉट योर मास्टर। आप हेल्प लो, हाँ, डिपेंडेंट मत हो जाओ। डिपेंडेंट ना हो जाओ, और जैसे ही आप डिपेंडेंट होने लगोगे तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ एरियाज़ जहाँ मैं जैसे देखता हूँ अभी जितने करंट टूल्स या जितना भी 2.5 साल का बच्चा हमारा AI है, जिस चीज़ों में हेल्प कर रहा है, जिस लेवल की हेल्प कर रहा है, कुछ सालों में कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल असिस्टेंस, बिल्कुल आपके रिपोर्ट्स देखिए वो अभी एटलीस्ट 80-90% एक्यूरेटली बता रहा है कि क्या करना चाहिए। डू यू थिंक डॉक्टर्स विल बी रिप्लेस्ड? नो नो। नो। देखिए आप मोटा मोटा समझिए AI किस पे वर्क करता है? AI वर्क ऑन अ डेटा, और डेटा कहाँ से आएगा? हम देंगे डेटा, डॉक्टर देगा। डॉक्टर मेरा ब्लड निकालेगा तभी तो डेटा बनाएगा, भाई इसका pH इतना है, ये इतना है, वो इतना है, तो वो एक डेटा बनेगा। तो वो निकाल के रिपोर्ट बनाने का काम वो डेटा प्रोवाइड करेगा डॉक्टर। तो उस डेटा को एनालाइज करके AI डॉक्टर को बताएगा कि क्या चाहिए इसे। मतलब ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका बस बदल जाएगा, बट पीपल विल स्टिल बी देयर। जैसे आज से 20 साल पहले जब ATM पहली बार आया, लोगों ने कहा था कि कैशियर का काम खत्म हो गया, बैंक में कोई क्यों जाएगा। मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट के बाद और जॉब्स बढ़ गई, बैंक में बढ़ गई ना। आज भी है ना कैशियर के, चले गए। आज भी हम ATM से पैसे निकालते हैं, और यही है कि ATM में से हम 10,000 निकाल सकते हैं, मोटा पैसा निकालो तो कैशियर को ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो वही बात है,
इसके साथ में। एटीएम बनाने वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब बढ़ी है, एटीएम में पैसे डालने वालों की जॉब बढ़ी है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और शिफ्ट ने 10 और रोजगार खड़ी किए। खड़ी पहले की जो एक कैशियर एक करता करता था, था। तो मेरे ख्याल से ये अगर उस नज़रिए से देखें तो इट्स गोइंग टू यस, बी गोइंग टू बी बेटर फॉर ह्यूमैनिटी। बेटर फॉर ह्यूमैनिटी, बेटर फॉर एनवायरनमेंट, बेटर फॉर अर्थ। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आप देखते हो? साइड इफ़ेक्ट एक ही है, अनटिल अनलेस हम डिपेंडेंट ना हो उस पर कि भाई ये बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। मैं तो अगर उस पर अगर हम डिपेंडेंट हो गए तो फिर गड़बड़ है। मैं अपने एक फ्रेंड के 11 साल के बेटे को देख रहा था। आई विजिटेड हिम लास्ट वीकेंड। तो वो कुछ ऐसे या कुछ स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट में ही वाज यूजिंग चैट जीपीटी। मेरा कंसर्न मेरे दिमाग में जो चल रहा था, आप बताओ कि आप कितना अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो। एज अ किड, एज अ स्टूडेंट, स्ट्रेसिंग योर ब्रेन मुझे लगता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्रेन को जितना स्ट्रेस करो वो उतना ज़्यादा वर्क करता है। गेटिंग इन्वॉल्व विद सच एआई टेक्नोलॉजी फॉर योर डे टू डे स्टफ, योर होमवर्क्स, ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेन डेड तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। एंड मेरे ख्याल से पेरेंट्स को अपने बच्चों को असिस्ट करना चाहिए कि भाई एआई यूज़ करो। अब देखिए हमारे टाइम में क्या था, क्या आपके टाइम में एआई होता तो आप यूज़ नहीं करते? करता, मेरे टाइम में होता था, क्या मैं यूज़ नहीं करता? Definitely 100%। तो हमारे बच्चों के टाइम में तो वो कर रहे हैं। होता क्या है, आप आज के टाइम में रट्टा वेकेशन नहीं चलेगा। आज हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हमारे पास ऑन द टिप्स है। सोल्यूशन है, बस आपको क्वेश्चन सही पूछना है। क्वेश्चन सही पूछना है, आपके पास आंसर का ज़रूरत नहीं है कि हमें आंसर सही देना है, आपको क्वेश्चन सही पूछना है। पॉइंट ये है। तो नहीं, यू राइटली मेंशन्ड, आई एम कन्विंस्ड विद योर आंसर विद वन एक्सेप्शन। उसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में वो ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, विल ही बी एबल टू डू दैट? हाँ, अगर उसने सिर्फ उसे लिखा है, पढ़ा नहीं है, तो अगर वो पढ़ लेता है, पढ़ते पढ़ते लिखता है, तो वो उसको आंसर भी कर सकता है एग्ज़ाम में। राइट। तो ये और चीज़ आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम, आने वाले टाइम में जो पैटर्न्स हैं एग्ज़ाम के, ये पेपर वाले, ये भी शिफ्ट हो जाएंगे। दैट विल ऑल्सो गो कम्प्लीटली डिजिटल। डिजिटल। यस, जैसे चेंज हो रही है लाइफ एंड टेक्नोलॉजी, हम दो एरा को कंपेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ऐसे होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी आज वाला है। तो 15 साल डाउन द लाइन ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होगा। नहीं होगा। आप आज हैंड राइटिंग के लिए अपने बच्चों को बोलते हो कि अच्छा हैंड राइटिंग हो, Nobody cares now. भविष्य में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। Nobody cares now. नाउ दे हैव टू टाइप फास्ट, कि आप कितना फास्ट टाइप कर सकते हो। हाँ। अभी तक लाइफ जैसी भी चल रही है, जैसी बीती है, उस पे अगर फिल्म बनाई जाए, व्हाट डू यू थिंक उसका शीर्षक क्या होगा, और whom do you want to play the character of राकेश झा? देखिए राकेश झा के अलावा और कोई कैरेक्टर इसको प्ले भी नहीं कर सकता। मेरा लाइफ खुद एक रोलर कोस्टर रहा है। अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहे हैं। अप्स मैंने अपने विल पावर से किया है। लाइफ में ऐसा कुछ मुझे सपोर्ट नहीं मिला किसी भी चीज़ में। जो भी किया है वो मतलब समझो कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। अगर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ बैठा नहीं रहता। उसके अलावा, पेरेंट्स के अलावा, क्योंकि पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टिव, उसके अलावा ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। जो भी किया है वो खुद से ही अपने हाथ पैर मार मार के करें। तो आप खुद को लॉन्च करोगे? चलो क्या होगा टाइटल फिल्म का? कैसी फिल्म होगी वो? एक रेफरेंस पॉइंट हमें बताएं। फिल्म का टाइटल राकेश झा का रोलर कोस्टर। ओके, एंड विल इट बी अ इमोशनल और लव स्टोरी और एक्शन ड्रामा? लेस एक्शन, मोर रोमांटिक, मोर लव स्टोरीज। ओके, गुड स्टफ।
फेवरेट खाना क्या है आपका? सब कुछ। सब कुछ। आई एम वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, बोथ। जो मतलब अच्छा है, खाने लायक है, वो मैं खा लेता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो क्या है। आप जहाँ से आते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से, वहाँ मछलियों का बहुत चलन है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गेस्ट आए जाए, स्पेशल ओकेजन हो, शादी ब्याह, पूजा पाठ, मछली इज़ द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। अभी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर जहाँ पे रह रहे हो, यहाँ मछली जो घर पे बनता है वो उसी स्टाइल से बनता है या फिर जो बिल्कुल वही वही वही। मेरी वाइफ भी वहीं की है। मेरी वाइफ भी वहीं की है, तो जो भी खाना बनता है हमारा वही अपने घर वाले स्टाइल में बनता है। मछली हो चाहे मटन हो चाहे। तो नॉनवेज में प्रायोरिटी सीक्वेंस आपका क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मछली है, जो मछली अच्छा लगता है मुझे। देन गोज़ टू मटन। चिकन है रेयर, मतलब हाँ ठीक है, इट्स ओके। फेवरेट पर्सनालिटी फ्रॉम एनी एरिया, be it acting, politicians, who really inspires you? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में आपके अटल बिहारी वाजपेयी इज़ इंस्पिरेशन ऑफ मी। आज के सिनेरियो में आई वुड से नरेंद्र मोदी इज़ अ वेरी बोल्ड पर्सन। और पढ़ाई के मामलों में, एडुकेशन के फील्ड में एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी स्टोरी एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन देती है आपको। एंड फाइनेंशियल मामले में, स्टॉक मार्केट भी मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो उस सेक्टर में राकेश झुनझुनवाला इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी। सो है ऐसे दो चार लोग। सो राकेश जी, इफ आई हैव टू आस्क यू, 3 शब्दों में अपने आप को आपको डिस्क्राइब करना हो अभी तक के जीवन को, कोई कैसे समझ सकता है आपको 3 शब्दों में? थोड़ी लिबर्टी ले लो, आप एक सेंटेंस में बता दो। देखिए पहला है कि वर्सेटाइल। आपको अपने रिलेशनशिप में या अपने एक वर्सेटैलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके बाद है इमोशनल, बिकॉज मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ। एंड प्रैक्टिकल, आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, इमोशनल और प्रैक्टिकल? हाँ कैसे इसको आप जीते हो पैरेलली? देखिए, आप एक तराजू लीजिए, तराजू के ऊपर एक किलो का बट्टा रखिए, यहाँ पे 2.5 किलो का बट्टा रखिए। तो जो 1 किलो का बट्टा है वो मेरा इमोशन है, और ये 2.5 किलो का बट्टा जो है वो मेरा प्रैक्टिकलिटी है। प्रैक्टिकलिटी, लेकिन जो 1 केजी का बट्टा है आपका इमोशंस को नीचे नहीं दबा नहीं देता? हाँ दबाता है, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना, आप इमोशनल होके प्रैक्टिकल चीज़ें मैं नहीं भूलता, या फिर प्रैक्टिकल इतना हो जाऊँ कि मैं इमोशनल को ही रौन दूँ, ऐसा तो भी नहीं करता। मैं थोड़ा सॉर्ट ऑफ बैलेंस बना इट्स के चलता हूँ। बैलेंस, या गॉट इट। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। सो इट्स बीइंग वर्सेटाइल, बीइंग इमोशनल एंड बीइंग प्रैक्टिकल। सो अगर ये 3 चीज़ें के साथ आप जा रहे हो, लाइफ जी रहे हो, आप राकेश झा की लाइफ जी रहे हो। बिल्कुल। एनी मैसेज फॉर द पीपल जो वीडियो देख रहे हैं? योर पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, स्टोरी ऑफ ए कॉमन हार्ट क्या होगा? एक वर्ड में कहूँगा, जाने दो यार। जाने दो यार। चिल। चिल, रिलैक्स। हवा आज भी चल रही है, उस समय भी चल रही थी जब आप उदास थे, आज भी चल रही है जब आप खुश हो। बेवजह लोड ले रहे हैं लोग। बेवजह लोड ले रहे, काहे का, किस बात का? तो आप मानते हो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो नहीं है। लेट गो एंड लिव। रिलैक्स करो, गलत ट्रेन पे चढ़ के उतर जाओ। सही बात है। अननेसेसरी लोड नहीं लेना। अननेसेसरी लोड ही नहीं लेना। वेरी गुड। थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर टॉकिंग। Thank you. एंड होपफुली हम फिर मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, बिल्कुल। एक अलग एपिसोड बनाएंगे आपके साथ। बिल्कुल, थैंक यू।